नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AK क्लासेस में। मैं कृष्ण वर्मा। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी का भाग नंबर 2, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश का पहला भाग, थार का मरुस्थल। तो हम दोस्तों उसी कड़ी में हमने कल पढ़े थे थार मरुस्थल में पाए जाने वाले टीले। तो उसमें दोस्तों कल एक साथी का कमेंट था कि थोड़ा सा उसको विस्तार से बताया जाए, तो मैं थोड़ा सा उसको पहले रिपीट करते हुए और फिर अपने आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था थार मरुस्थल में पाए जाने वाले टीले। थार मरुस्थल में टीलों के प्रकार, टीलों के प्रकार। तो थार मरुस्थल में दोस्तों टीलों के कौन से प्रकार पाए जाते हैं, उन पर हम बात कर रहे थे। तो कल हमने उस पर बात कर लिया था, तो आज हम उनको थोड़ा सा विस्तार से है वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों हमने कल टीलों के प्रकार में पढ़ा था। एक तो हमने पढ़े थे अनुप्रस्थ रेत के टीले, अनुप्रस्थ टीले। दूसरे हमने पढ़े थे दोस्तों अनुदैर्ध्य टीले। तीसरे हमने पढ़े थे दोस्तों पैराबोलिक टीले। चौथे हमने पढ़े थे सब्रकाफीज टीले। इसमें एक और बता देता हूँ, अवरोधी टीले। हमने पढ़े थे तारा स्तूप, और हमने पढ़े थे दोस्तों नेटवर्क टीले। तो दोस्तों हमने बात की थी कि थार मरुस्थल में पाए जाने वाली संपूर्ण रेत की उच्चाकृतियाँ जो हैं वो राजस्थान में टीले, धोरे, धरियन या स्तूप कहलाती हैं। स्तूप जो है इसका भी शाब्दिक अर्थ टीला होता है। तो कल मैंने आपको इनके बारे में बताया था। किसी साथी के कमेंट के बाद में मैं इनको थोड़ा सा विस्तार से समझा रहा हूँ, अगर आप सबके लिए उपयोगी साबित हो सके तो। दोस्तों पहले जो टीले हैं अनुप्रस्थ टीले, हमने इनके बारे में ये बात की थी कि अनुप्रस्थ जो टीले होते हैं वो हवाओं के समकोण अर्धचंद्राकार आकृति में पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति में पाए जाते हैं। मैंने आपको इन टीलों के बारे में बताया था कि ये जो अनुप्रस्थ टीले होते हैं ये अधिक ऊंचे होते हैं। इनकी आकृति लगभग दोस्तों इस प्रकार की होती है। मध्य का जो भाग है वो खाली होता है और इस तरह ऊंचाई में से फैले होते हैं। जब हवा इनके अंदर प्रवेश करती है तो हवा का दबाव बढ़ता है और इस वजह से हवा इनके अंदर घूमती है। इनकी जो मिट्टी है उसको उठाकर बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे स्थान पर डालती है। अर्थात इनमें क्या होता है, रेत का संचार। इसीलिए सर्वाधिक आपसे पूछे गतिशील रेत के टीले कौन से हैं, सर्वाधिक गतिशील रेत के टीले। तो सबसे ज़्यादा गतिशील रेत के टीले कौन से होते हैं, तो अनुप्रस्थ टीले सबसे ज़्यादा गतिशील रेत के टीले होते हैं। अब देखो जो इनका आकार है दोस्तों वो ऐसा आपको लग रहा है जैसे मतलब ये भैंस के या गाय के सींग हों। तो इनकी जो आकृति होती है वो होती है सींग के समान। इनकी आकृति होती है सींग के समान आकृति होती है। तो दोबारा बता देता हूं अनुप्रस्थ टीलों के बारे में। अनुप्रस्थ टीले हवाओं के समकोण अर्धचंद्राकार आकृति में पाए जाते हैं। ये अधिक ऊंचे होते हैं, ये गतिशील होते हैं।
इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को क्या करते हैं, डालते हैं। इनकी जो आकृति है वो सींग के समान होती है। अब दोस्तों किसी एक स्थान से मिट्टी बड़ी मात्रा में उठा के जब दूसरे स्थान पर ये डालते हैं तो उस स्थान पर मान लो जैसे कहीं कोई खेत है, कोई फसल है या अन्य कोई स्थान है, अगर एक बार में बड़ी मात्रा में मिट्टी उसके ऊपर डलेगी तो उससे उसको क्या होगा, नुकसान। इसीलिए इनको विनाशी टीले भी कहा जाता है, विनाशी टीले भी कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान किन टीलों से है हमें, तो अनुप्रस्थ टीलों से क्या है, इनके अपर्दन के समय इनसे सर्वाधिक नुकसान होता है। तो अनुप्रस्थ टीले हवाओं के समकोण अर्धचंद्राकार आकृति में पाए जाते हैं, ये अधिक ऊंचे होते हैं। और इनकी बात करें अनुप्रस्थ टीलों की, तो इन अनुप्रस्थ टीलों का जो बड़ा रूप होता है, बड़ा रूप, इस बड़े रूप को हम कहते हैं दोस्तों बरखान। बड़े रूप को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और बरखान मैंने आपको बताया था सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर में। इसके अलावा दोस्तों सूरतगढ़, मोहनगढ़ और दोस्तों रामगढ़, जैसलमेर कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर में। इसके अलावा सूरतगढ़, मोहनगढ़, रामगढ़, जैसलमेर में। सूरतगढ़ गंगानगर में है, मोहनगढ़ और रामगढ़ जैसलमेर में है, यहाँ ये टीले पाए जाते हैं। क्लियर। यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुधेर्य जो रेत के टीले हैं इनके ऊपर। जो दोस्तों अनुधेर्य रेत के टीले हैं, ये टीले हवाओं के समानांतर पाए जाते हैं, हवाओं के समानांतर, हवाओं के समानांतर पाए जाते हैं। हवाओं के समानांतर पाए जाने वाले रेत के टीले, यानी ये टीले कैसे होते हैं, अधिक लंबे टीले होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक लंबे, इस तरह फैले होते हैं। इनकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। जिस दिशा में पवन चल रही हो उसी दिशा में ये टीले लंबे हो जाते हैं। अब दोस्तों ये मान लो हवा चल रही है, कोई टीला है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जब कोई हवा रेत अपने साथ जाएगी, जहाँ कहीं अवरोध आए, तो मध्य भाग में जो रेत बिछती है उसका कुछ रेत का भाग इस तरह इस तरफ और कुछ इसका इस तरफ चला जाता है। धीरे धीरे तेज हवाओं के कारण ये जो मध्य भाग है इनका, ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है और पास में यहाँ पर क्या हो जाता है, रेत का जमाव हो जाता है। इस तरह एक लाइन नुमा लहरदार ये टीले बन जाते हैं। जो मध्य भाग है दोस्तों इनका, इस मध्य भाग को बोलते हैं दोस्तों गासी। अनुधेर्य टीलों में जो मध्य का खाली भाग है, जो हवाओं के लगातार बहने के कारण रेत का जमाव कम हो जाता है, वायु जहां अपर्दित हो जाती है, यह भाग क्या कहलाता है, गासी कहलाता है। और इसे ही प्राचीन समय में दोस्तों कहा जाता था कारवां मार्ग, कारवां मार्ग कहा जाता था। प्राचीन समय में कहते हैं कि जो ऊंट वगैरह को बेचने वाले जो लोग हैं वो अपने ऊँटों के साथ अपने कारवें को लेकर, अपने दल को लेकर इन्हीं मार्गों से होकर गुजरते थे, इसीलिए इन्हें कारवां मार्ग भी कहा जाता है। तो अनुधेर्य टीले हवाओं के समानांतर पाए जाते हैं, ये ऊंचे कम होते हैं और क्या होते हैं, लंबे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लंबे फैले होते हैं। इन टीलों का जो मध्य भाग है जहाँ पर रेत की मात्रा कम होती है उसे हम गासी कहते हैं या उसे कारवां मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस अनुधेर्य टीलों को ही दोस्तों नोबखा, नोबखा भी कहा जाता है। अनुधेर्य टीलों को ही नोबखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट टीले हैं दोस्तों पैराबोलिक टीले। नेक्स्ट टीले हैं पैराबोलिक टीले। तो दोस्तों मैं अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो मैं इन तीन टीलों को एक साथ आपको बना के बताता हूँ। एक तो है दोस्तों पैराबोलिक टीले, पैराबोलिक स्तूप। दूसरे हैं दोस्तों सब्र काफीज, सब्र काफीज। और तीसरे हैं दोस्तों अवरोधी टीले, तीसरे हैं अवरोधी टीले। आप इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लें। दोस्तों पैराबोलिक टीले क्या होते हैं, बड़ी वनस्पतियों के सहारे, बड़ी वनस्पतियों के सहारे, मतलब जैसे ये कोई खेजड़ी का पेड़ है या कोई रोहिड़े का पेड़ है,
इसके सहारे ये पवन आ रही है, इसके साथ रेत उड़कर आ रही है, वो धीरे धीरे इसके क्या है, पेंदे में जमा हो जाती है। इस प्रकार ये जो टिल्ले बनते हैं, इन टिल्लों को कहते हैं पैराबोलिक स्तूप। किसके सहारे बनते हैं? ये बड़ी वनस्पतियों के सहारे बनते हैं। और मैंने आपको बताया था ये कहाँ पाए जाते हैं? संपूर्ण मरुस्थल में। कहाँ पाए जाते हैं? संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों सब्र-काफिज। सब्र-काफिज छोटी वनस्पति या छोटी झाड़ियों के सहारे जो टिल्ले बनते हैं, जैसे कोई छोटी झाड़ी है, इस छोटी झाड़ी के सहारे हवा के अवरोध के कारण छोटे छोटे ऐसे रेत के टिल्ले बनते हैं। ये भी क्या है? संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं सब्र-काफिज। यानी बड़ी झाड़ी के सहारे बनने वाले टिल्ले कौन से हैं? पैराबोलिक। छोटी झाड़ी के सहारे बनने वाले टिल्ले कौन से हैं? सब्र-काफिज। अवरोधी टिल्ले कौन से होते हैं दोस्तों? तो अवरोधी टिल्ले जो हैं कि पर्वत, पहाड़ियां और पठार, पर्वत, पहाड़ियां और पठार के पास बढ़ने वाले टीले। जैसे दोस्तों ये मतलब कोई पठार है, ये कोई पठार है, इस पठार के कारण, अवरोध के कारण जो टीला बनेगा वो क्या कहलाता है? अवरोधी टीला। वो क्या कहलाएगा? अवरोधी टीला। इस पठार के ऊपर जब रेत का जमाव होगा, रेत का जमाव होगा, ये कहलाता है दोस्तों होल बैग। क्या कहलाता है? होल बैग। जब इस पठार के ऊपर रेत का जमाव हो जाता है उसे क्या कहते हैं? होल बैग कहते हैं। जब दोस्तों ये जो रेत का जमाव है धीरे धीरे बढ़ते हुए इस पठार के ऊपर से निकल जाए, यानी एक बड़े पर्वत का रूप ले ले, जब ये रेत का जमाव अधिक हो जाए, इस स्थिति को कहते हैं द्रास। इस स्थिति को कहते हैं द्रास। रेत का पठार की ऊंचाई से अधिक फैल जाना क्या कहलाता है? द्रास। और जब हवा चलती है तो इस रेत का क्या होता है? कटाव। तो इस रेत का जब कटाव हो जाता है तो उसके कटाव होने के कारण जो आकृति बनती है उसे बोलते हैं क्रेस्टा। उसे क्या बोलते हैं? क्रेस्टा बोलते हैं। अब इसको दोबारा यहां तक समझ लो। पैराबोलिक टीले बड़ी वनस्पतियों के सहारे बनते हैं, लगभग संपूर्ण राजस्थान में हैं। सब्र-काफिज छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बिल्कुल छोटे रेत के टीले हैं, ये भी लगभग संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। और पैराबोलिक की कल मैंने आपको बताया था, इनकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन के जैसी होती है। उसके बाद में अवरोधी टीले पर्वत, पहाड़ियाँ और पठारों के सहारे बनते हैं। अगर पर्वत के पास मिट्टी का जमाव हो, रेत का जमाव हो, उसे हम कहते हैं होल बैग। यह जमाव अगर बड़ी मात्रा में हो जाए, बड़ा टीला बन जाए, उसे कहते हैं द्रास। और इस द्रास के कटाव के कारण जब मिट्टी का कटाव हो जाए, अपर्दन हो जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रेस्टा कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, तो आपके अवरोधी टीले हो गए, सब्र-काफिज, पैराबोलिक, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अब आपके तारास्तूप। तारास्तूप में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ऐसा टीला जो एक से अधिक दिशा में ऐसे आकृति फैली हो, यानी टांगनुमा आकृति, कहीं भी उसकी कोई भी एक जो हिस्सा है या दो हिस्से हैं वो बाहर निकल गए हों, इस प्रकार का जो टीला है, इस टीले को बोलते हैं तारा टीला। इस टीले को बोलते हैं तारा टीला। ये टीले अधिक ऊंचे होते हैं, ये भी क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। और ये मुख्यतः पाए जाते हैं सूरतगढ़, गंगानगर में, सूरतगढ़, गंगानगर में, मोहनगढ़ में, रामगढ़ में, इस क्षेत्रों में अधिक ऊंचे ये तारा स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क टीले, जो हमने कल नहीं पढ़े, वो रह गए थे। नेटवर्क टीलों के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। जो नेटवर्क टीले हैं, नेटवर्क टीले लगातार कम ऊंचाई में फैले हुए टीले होते हैं,
जो एक लगातार जिनकी श्रृंखला जो है वो चलती रहती है। इन टीलों को अनुप्रस्थ व अनुधैर्य, अनुप्रस्थ व अनुधैर्य के मध्य का टीला माना जाता है। यानी अनुप्रस्थ और अनुधैर्य को जोड़ने वाले टीले कौन से हैं? तो नेटवर्क टीले हैं। और नेटवर्क टीलों जो हैं उनकी सर्वाधिक संख्या कहां पर है? उनकी सर्वाधिक संख्या है शेखावाटी में। कहां है इनकी सर्वाधिक संख्या? तो इनकी सर्वाधिक संख्या है दोस्तों शेखावाटी में। तो नेटवर्क टीले एक लगातार श्रृंखलाबद्ध पाए जाने वाले रेत के टीले हैं और ये टीले सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी में पाए जाते हैं। तो ये जो टीले हैं थार मरुस्थल में पाए जाने वाले, उनके बारे में मैंने आपको और विस्तार से बताने का प्रयास किया है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो विभिन्न प्रकार के दोस्तों हमारे भौतिक प्रदेश हैं उनसे संबंधित जो फ्लो चार्ट है, जो जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, निर्माण कैसे हुआ, वो मैं फ्लो चार्ट आपको एक लास्ट में सबके लिए बता दूंगा। उससे पहले जो भी चीज़ें हैं आप उनको क्रम वाइज समझते जाइए। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं मरुस्थल में वर्षा जल संरक्षण। वर्षा जल संरक्षण, मरुस्थल में वर्षा जल संरक्षण। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कई प्रकार की विधियां प्रचलित हैं। उन पर हम बात करते हैं, जिनको विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं और उन्हें किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक सारणी बना देता हूं, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। देखो दोस्तों, सबसे पहले है सर, या जिसे हम कह देते हैं दोस्तों सरोवर। सर या सरोवर। सर या सरोवर जो दोस्तों वो शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण की विधि को क्या कहा जाता है? सर या सरोवर कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों कुई या बेरी। कुई या बेरी, जो हमारे दोस्तों सीमावर्ती जिले हैं, राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उन सीमावर्ती जिलों में जल संरक्षण या वर्षा जल को संग्रहित करने की विधि क्या कहलाती है? कुई या बेरी कहलाती है। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारा शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल, तो शुष्क मरुस्थल में मुख्यतः हम बात करें तो 4 जिले आते हैं पश्चिम वाले। तो शुष्क मरुस्थल जो है, उस शुष्क मरुस्थल में जो हमारा 4 जिले हैं, इसमें पाए जाने वाली विधि को हम कहते हैं टांका। इसमें पाए जाने वाली विधि को हम कहते हैं टांका। इसके बाद हम बात करें तो जो हमारा अर्ध मरुस्थलीय जिले हैं, जो अरावली के समानांतर हैं, जो हमारे अर्ध मरुस्थलीय जिले हैं, अर्ध मरुस्थलीय जिले, तो अर्ध मरुस्थलीय जो जिले हैं हमारे 8, वैसे तो 7 हैं, पर जो अरावली के समानांतर वाले जो पश्चिम 4 जिलों को छोड़कर जो 8 जिले बचते हैं, संपूर्ण 12 मरुस्थलीय जिले हैं, जिनमें से 4 हमने पश्चिम में कर लिए और 8 जो हैं अर्ध मरुस्थल में। यहाँ जो पाए जाने वाली विधि है उसको कहते हैं टोबा। यहाँ वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? टोबा कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संपूर्ण जो हमारा राजस्थान है, संपूर्ण राजस्थान, इस संपूर्ण राजस्थान में जो जल संरक्षण की विधि है जिसे हम जानते हैं उसे हम कहते हैं बावड़ी।
उसे हम क्या कहते हैं, बावड़ी कहते हैं। और बावड़ियों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है, तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को। किसे कहा जाता है, बूंदी को। जबकि सबसे कलात्मक और सबसे सुंदर जो हमारी बावड़ी है वो कौन सी है, तो सबसे कलात्मक और सबसे सुंदर जो बावड़ी है वो है राजस्थान की आभानेरी दौसा में, आभानेरी दौसा में। और क्या कहते हैं उसे हम, तो चांद बावड़ी, चांद बावड़ी। तो ये सबसे कलात्मक और सुंदर बावड़ी मानी जाती है, जहाँ पर कई हॉलीवुड फिल्म जो हैं उनकी भी शूटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों इसको दोबारा समझिए। अगर हम शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं हैं, शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं हैं, पक्के कुएं, तो शेखावाटी क्षेत्र में जो पक्के कुएं हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों जोहड़। उन्हें क्या कहा जाता है, जोहड़। और जो दोस्तों कच्चे कुएं हैं उन्हें कहा जाता है नाड़ा। उन्हें क्या कहा जाता है, नाड़ा। शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुओं को जोहड़ और कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, नाड़ा कहा जाता है। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में जो खुले चारागाह हैं, शेखावाटी में जो खुले चारागाह हैं उन्हें कहा जाता है बीड़। उन्हें कहा जाता है बीड़। अब हम बात करते हैं, तो वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु जो सर या सरोवर विधि है वो कहाँ पाई जाती है, शेखावाटी में पाई जाती है। कुई या बेरी जो है जल संरक्षण की ये विधि कहाँ पाई जाती है, जो सीमावर्ती हमारे जिले हैं वहाँ पाई जाती है, वहाँ पाई जाती है। तो कहने का भावार्थ ये है दोस्तों कि जो वर्षा जल संरक्षण के दौरान जो सीमावर्ती हमारे जिले हैं उन जिलों में वर्षा जल संरक्षण की जो विधि है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम कुई या बेरी के नाम से जानते हैं। जो हमारा शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल में दोस्तों जो वर्षा जल संग्रहण की विधि है उसे हम टांका कहते हैं। इस टांका का जो थोड़ा छोटा रूप है उसे हम कहते हैं दोस्तों टोबा। मुख्यतः टांके हैं वो तो सर्वाधिक जो है दुर्गों में पाए जाते हैं, दुर्गों में, सर्वाधिक दुर्गों में पाए जाते हैं। जो अर्धमरुस्थलीय जिले हैं यहाँ पर जल संग्रहण को हम टोबा कहते हैं, संपूर्ण राजस्थान में बावड़ी। और दोस्तों एक और बता देता हूँ इसके साथ में, झालरा नाम सुना होगा आपने, झालरा, झालरा। तो दोस्तों झालरा जो है ये जल संरक्षण की विधि पाई जाती है जोधपुर में, ये जल संरक्षण की विधि पाई जाती है जोधपुर में। तो यहाँ आपको ये बातें जो हैं छोटी छोटी वो क्लियर हो गई होंगी। आपसे पूछे कि सर, सरोवर, कुई, बेरी, टांका, टोबा, बावड़ी ये सब क्या हैं, तो ये वर्षा जल को संग्रहित करने की विधियां हैं, वर्षा जल संग्रहित करने के प्रकार हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम। अब दोस्तों थार मरुस्थल जो है हमारा, इस थार मरुस्थल में विकासात्मक कार्य पढ़ते हैं हम। थार मरुस्थल में विकासात्मक कार्य, उसके बाद अभी पढ़ा है दोस्तों मरुस्थल। इसके बाद हम जलवायु की दृष्टि से और वर्षा की दृष्टि से मरुस्थल का विभाजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम दोस्तों थार मरुस्थल की विशेषताओं को पढ़ेंगे। उसी के साथ इस फर्स्ट पार्ट का अंत होगा। तो थार मरुस्थल में विकासात्मक कार्य, तो विकासात्मक कार्य थार मरुस्थल जो है उसमें मरुस्थलीकरण को या रेगिस्तान के मार्च को रोककर थार मरुस्थल को उपजाऊ बनाना, जिससे राजस्थान में अकाल या दुर्भिक्ष, सूखे की जो समस्या है उससे निजात पाना, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना, इन सब के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रयास किए गए हैं वो हम विकासात्मक परियोजनाओं के माध्यम से करेंगे। तो इनमें जैसे दोस्तों बात करें, पहला मुख्यतः विकास कार्यक्रम, तो आपने नाम सुना होगा CAZRI,
काजरी। काजरी दोस्तों, जो काजरी है इसे हम कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, स्थापना कब हुई इसकी? तो इसकी स्थापना होती है 1959, 1959 में। किसने की? सहयोग किसका है? तो सहयोग है दोस्तों अमेरिका और यूनेस्को। अमेरिका और यूनेस्को का। कहाँ है? तो ये दोस्तों जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुख्यालय जो है वो है जोधपुर में। इसके दोस्तों जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ है? क्षेत्रीय कार्यालय। तो दोस्तों इसके क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो हैं 5। कितने हैं? 5 हैं। एक था दोस्तों लेह है लद्दाख। लेह है लद्दाख। जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित है। भुज, भुज दोस्तों गुजरात में है। बीकानेर, पाली और दोस्तों जैसलमेर। बीकानेर, पाली और जैसलमेर, ये तीनों आप जानते हैं राजस्थान में है। तो ये इसके क्या हैं? क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दोबारा बता देता हूं, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहते हैं शुष्क केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। स्थापना हुई इसकी 1959 में। सहयोग है इसमें अमेरिका और यूनेस्को, दोनों ने इसमें सहयोग किया स्थापना में। कहाँ ये? जोधपुर में है। हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है इसका वो जोधपुर में है। क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके 5, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में, भुज गुजरात में, बीकानेर, पाली और जैसलमेर राजस्थान में। ये 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, आज तक कभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर प्रश्न मैंने देखा नहीं है, पर कभी आ जाएगा तो दोस्तों आपको ये ध्यान में होने चाहिए। मुख्यालय जो है वो जोधपुर में है। अब दोस्तों इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है इसका? तो कार्य पर बात करें। कार्य जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी मरुस्थल में शुष्कता को कम करके, मरुस्थल में शुष्कता को कम करना। शुष्कता को कम करना अर्थात किसके लिए? सिंचाई आदि की व्यवस्था अधिक हो, वनस्पतियों का फैलाव हो, जिसके कारण क्या हो सकता है? मरुस्थल में शुष्कता की मात्रा में क्या आ सकती है? कमी। तो हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मरुस्थलीय शुष्कता को कम करके और इस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से ऐसी वनस्पतियों का प्रयोग जो क्या है कि लंबे समय तक इस क्षेत्र के अंदर उत्पन्न की जा सकें और बिना पानी के भी वो आगे बढ़ती रहें। तो ये काजरी जो है वो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है। स्थापना 1959 में। सहयोग अमेरिका यूनेस्को का। कहाँ पर? जोधपुर में है। क्षेत्रीय कार्यालय 5 हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा विकासात्मक कार्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आफरी।
अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी नंबर 2, आखिरी इसे बोलते हैं दोस्तों एरिड फॉरेस्ट जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। आखिरी फुल फॉर्म है एरिड फॉरेस्ट जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान या शुष्क वन क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भी कह सकते हैं। स्थापना हुई इसकी दोस्तों स्थापना 1985 में। किसने की? सहयोग है इसमें दोस्तों केंद्र सरकार का। किसका सहयोग है? केंद्र सरकार का इसमें सहयोग है। क्या इसका कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय है, हेड ऑफिस है इसका जोधपुर में, और इसका कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। हेड ऑफिस जोधपुर में है, कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। कार्य क्या है इसका? कार्य तो इसका कार्य है दोस्तों, जैसे नाम से है पता, मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसी वनस्पतियों पर रिसर्च करना जो मरुस्थल क्षेत्र की शुष्कता को पर्याप्त मात्रा में समझते हुए वर्ष भूमिगत जल का कम उपयोग किए बिना स्वतः पनप सकती हों। जैसे हमने कौन कौन सी वनस्पतियां यहां पनपने दी हैं? तो दोस्तों होहोबा जोजोबा, होहोबा या जोजोबा, इसका हम संपूर्ण अध्ययन आगे वनस्पति में करेंगे, अभ्यारण्य करेंगे। जहां डंडाथोर, डंडाथोर, नागफणी, कैक्टस कह देते हैं अपने, कैक्टस, ये कुछ वनस्पतियां हैं जो इसी क्षेत्र में हो सकती हैं। इसके अलावा छोटी जो कंटीली झाड़ियां वगैरह हैं जो स्वतः यहाँ पर बिना जल के प्रयोग के, या हम कहें कि जल की कम मात्रा का उपयोग किए बिना ही स्वतः पनप जाती हैं। ऐसी वनस्पतियों को विकसित करना जो मरुस्थल को हरा भरा करे, मिट्टी के कटाव को रोके, वर्षा करवाने में सहायक हों। तो ऐसी जो वनस्पतियां हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये संस्थान इसके लिए कार्य करने वाला है। आखिरी कहाँ है? जोधपुर में है। 1985 में स्थापना हुई, केंद्र सरकार के सहयोग से ये स्थापित हुआ है। इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, हेड ऑफिस इसका जोधपुर में है। आगे करें। तीसरा है दोस्तों सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम। सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम, बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी शुरुआत पूछी जाती है। तो दोस्तों सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? प्रारंभ होता है दोस्तों ये 1974-75 में। कई गाइडों में देखा है दोस्तों ये 1973 भी इसको दे रखा है, 73-74 वो गलत है दोस्तों, ध्यान रखें। 1974, 1974, 75 में इस कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। सहयोग तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग है। कितना कितना है? तो केंद्र का सहयोग है इसमें दोस्तों 75% और राज्य का सहयोग है इसमें 25%। केंद्र का 75 और राज्य का 25।
दोस्तों वर्तमान में जो केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में केंद्र और राज्य का जो अनुपात है अब वो वर्तमान में कितना कर दिया गया, तो आप ध्यान रखें वर्तमान में केंद्र राज्य का अनुपात क्या रहेगा, अब से 60-40 का रहेगा। आगे से कोई भी केंद्र और राज्य सरकार की अगर योजना है, सम्मिलित योजना, तो उसमें अनुपात जो है वो क्या रहेगा, 60-40 का रहेगा। जबकि सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम की बात करें तो इसमें क्या सहयोग है, 75:25 का योगदान है। अब दोस्तों बात करें अपने इस कार्यक्रम से संबंधित, तो सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम जब शुरू किया गया तो कितने जिले थे, तो प्रारंभ के समय इसमें जिलों की संख्या थी दोस्तों 8 जिले। जब इसे प्रारंभ किया गया उसमें कितने जिले शामिल थे, 8 जिले। वर्तमान की बात करें, वर्तमान, तो वर्तमान में दोस्तों इसमें शामिल जिले हैं कुल 11, शामिल जिले हैं 11 और 11 जिलों के 32 विकास खंडों में यह कार्यक्रम चल रहा है। 32 विकास खंडों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोबारा सुन लीजिए, सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का प्रारंभ होता है 1974-75 में। इसमें केंद्र और राज्य का सहयोग है। केंद्र इसमें 75% राशि वहन कर रहा है, राज्य इसमें 25% राशि को वहन कर रहा है। कुल सम्मिलित जिले प्रारंभ के समय थे 8, वर्तमान में जिले हैं इसमें कुल 11 और 11 जिलों के 32 विकास खंडों में यह प्रोग्राम संचालित हो रहा है। अब दोस्तों उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि किस लिए चलाया है सूखा संभाव्य, तो सूखे की समस्या को खत्म करके, सूखे की समस्या को खत्म करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, यानी सूखे की व्यवस्था जो है वो, सूखे की संभावना कैसे खत्म की जा सकती है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिकाधिक वृक्षारोपण करके सिंचाई की संभावनाएं जो हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे अकाल सूखे की समस्या है उससे निजात पाई जा सके। तो सूखे की समस्या से निजात पाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सरकार ने कब की, तो 1974-75 में की थी। नेक्स्ट जो इसी से मिलता जुलता प्रोग्राम है मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम। कौन सा पहले शुरू हुआ कौन सा बाद में, तो थोड़ा इसको ऐसे याद रखें दोस्तों कि पहले सूखा पड़ा, सूखा पड़ा तो आदमी मर गया। अब सूखा पड़ता है तो किसान मारा ही जाता है, तो सूखा पड़ा, सूखा पड़ने से आदमी मर गया। तो सूखा संभाव्य कार्यक्रम पहले प्रारंभ हुआ है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम हुआ है 1977 से 1978 के मध्य। 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। सहयोग इसमें भी वही है दोस्तों, सहयोग, तो इसमें केंद्र जो है दोस्तों और जो राज्य है, केंद्र का सहयोग है 75% और राज्य का इसमें पैसा है 25%। केंद्र राशि जो है वो 75% योगदान है और राज्य का है 25% योगदान। प्रारंभ में जिले, प्रारंभ के समय जिले कितने थे, तो प्रारंभ के समय कुल जिले थे 11 जिले, कुल कितने थे 11 जिले। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में, तो वर्तमान में 18 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है, 85 विकास खंडों में संचालित है। प्रारंभ के समय जिले 11 थे, वर्तमान में 18 जिलों के 85 विकास खंड के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्या उद्देश्य है, उद्देश्य, तो उद्देश्य भी नाम से पता लग रहा है, मरु विकास कार्यक्रम, यानी मरुस्थल के प्रसार को रोककर, मरुस्थल के प्रसार को रोककर, रोकेंगे कैसे, तो सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देकर। जैसे दोस्तों कि राजस्थान में हम बात करें कि अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थलीय जिले हैं उनकी संख्या है 12,
वर्तमान में जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जो जिले हैं दोस्तों, क्या ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले पहले भी ऐसे ही थे? नहीं, यहाँ मरुस्थलीकरण की जो समस्या है उसको खत्म किया गया, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया गया, तो वर्तमान में यहाँ उपज अधिक होने लगी। आज वर्तमान में हम गंगानगर को राजस्थान में अन्न का कटोरा भी कहते हैं। तो ये किस वजह से संभव हुआ? तो यहाँ सिंचाई सुविधाओं का प्रसार किया गया, मरुस्थल के प्रसार को रोका गया, अधिक मात्रा में वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम जो है यहाँ चलाए गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आई। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ हुआ। सहयोग केंद्र और राज्य का है, केंद्र का 75%, राज्य का 25% प्रारंभ हुआ था। ये 11 जिलों में और वर्तमान में 18 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित है। उद्देश्य है मरुस्थलीकरण के प्रसार को कम करना या रोकना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम समन्वित व्यर्थ भूमि, समन्वित व्यर्थ भूमि कार्यक्रम ये संचालित होता है दोस्तों 1992-93 में। 1992-93 में संचालित हुआ। यह राज्य सरकार द्वारा संचालित है, राज्य सरकार। इसमें कोई केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है। जब इसमें केंद्र का सहयोग ही नहीं है तो इसमें बजट भी कौन लगाएगा? केवल और केवल बजट राजस्थान सरकार का है। 100% पैसा कौन लगाएगा? राजस्थान सरकार लगाएगी। क्या अर्थ है इसका? तो समन्वित होता है दोस्तों इकट्ठा करना, समन्वित होता है इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना है? व्यर्थ भूमि। व्यर्थ भूमि को हम और क्या बोल सकते हैं दोस्तों? बंजर भूमि। व्यर्थ भूमि यानी बंजर भूमि। तो दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, कृषि योग्य बनाना। बंजर भूमि को क्या करना? कृषि योग्य बनाना। ये इस कार्यक्रम का क्या है? उद्देश्य है। तो बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। यह वर्तमान में 18 जिलों में संचालित है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व के जो हमारे 18 जिले हैं वहाँ पर यह संचालित है। और क्या करती है? तो बंजर जितनी भी भूमि है उस बंजर भूमि को इकट्ठा करके यानी उसकी पहचान करके और उसे क्या करना है कि उसे कृषि योग्य बनाना है, कृषि योग्य बनाना है। जिसके तहत आपने देखा होगा बूंदी वगैरह क्षेत्र में राजाड़ परियोजना वगैरह जो है चलाई जा रही है, वो इसी का ही हिस्सा है। एक छोटा सा प्रोग्राम है नेक्स्ट, ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र में खेजड़ी वृक्षों को बढ़ावा देना। जो राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी, उस खेजड़ी के वृक्षों को बढ़ावा देना, इसलिए उसके नाम से सन 1989 में राजीव गांधी के समय एक प्रोग्राम चलाया गया 1991 में, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन खेजड़ा। और राजस्थान में अगर बात करें खेजड़ी के वृक्षों की, तो राजस्थान में जो खेजड़ी के वृक्ष हैं सर्वाधिक कहाँ हैं? तो सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष जो हैं वो है नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर जिले में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। इसे हम राजस्थान का कल्प वृक्ष या राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है वो कहते हैं। इस पर हम बात कभी आगे करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है वो भी इसका हिस्सा है, परंतु जो हम जब अगला भौतिक प्रदेश करेंगे उस समय हम उस क्षेत्र के कार्यक्रम जो है करेंगे। जैसे पूर्वी मैदान में पूर्वी मैदान से संबंधित कार्यक्रम करेंगे, हड़ौती वाले में हड़ौती से संबंधित और अरावली में अरावली से संबंधित। तो ये थार मरुस्थल में थार मरुस्थल के कुछ विकासात्मक कार्य हैं। आशा है कि आपको समझ आए होंगे। तो दोस्तों ये हमने थार मरुस्थल जो है उससे संबंधित विकासात्मक कार्य हैं उनको किया। हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थार मरुस्थल की विशेषताएं और
जो बची कुछ बातें हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अध्ययन दूसरे भौतिक प्रदेश का, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।